हाँ भाई, कैसे हो 11th क्लास वालों। क्लास 11th के अंदर अपने एक आरबीएससी बोर्ड के अंदर पुस्तक लगती है, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। उस पुस्तक को सभी लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम नज़दीक आते हैं तब सभी रोते हैं कि इसको अगर समय पर पढ़ लिया होता तो ठीक होता। आज उस पुस्तक के वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं में आने लायक इतने शानदार नोट्स लेके आया हूँ कि अकॉर्डिंग टू माई थिंक इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, केवल वीडियो को अंत तक देखना है और समझना है। बाकी आप सारी की सारी जो टेंशन है उसको दूर भगाओ। मैं 95% कहता हूँ कि इनसे बाहर कोई भी प्रश्न जाने की संभावना नहीं के बराबर है। चलिए शुरू करते हैं। अपना इस आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर है, उसका नाम है औपनिवेशिक भारत सतत शोषण का काल। औपनिवेशिक भारत सतत शोषण का काल। इस जो ये बुक है अपनी, इसके अंदर पहला चैप्टर है और इस पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है धन निकास। ब्रिटिश शासन के समय भारत की संपत्ति का लगातार इंग्लैंड भेजा जाना ही धन निष्कासन था। अब वो कैसे भेजते थे? जैसे ब्याज के रूप में भेज दिया, पेंशन के रूप में भेज दिया, यहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे उनकी सैलरी के रूप में भेज दिया। तो भारत का जो धन था, भारत की जो मुद्रा थी, उसको वो इंग्लैंड भेज देते थे किसी भी तरीके से। तो उससे ही क्या है, धन निष्कासन का है। भारत में संपन्न आय का बहुत बड़ा भाग ब्रिटेन के आर्थिक विकास के लिए भेज दिया जाता था। इस सिद्धांत को सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण ही धन निकासी है। दूसरा टॉपिक है नौरोजी के अनुसार धन निकास की पद्धतियां। दादा भाई नौरोजी ने धन निकास के प्रमुख साधन बताए हैं। क्या क्या साधन बताए हैं, इनको बड़ी गौर से सुनिएगा आप। अंग्रेजी अधिकारियों का वेतन व पेंशन। भारत में कार्यरत अंग्रेज अधिकारियों का वेतन व पेंशन इंग्लैंड भेज दिया जाता था। ब्रिटिश सेना का खर्चा। भारत की आय से ब्रिटिश सेना के खर्च का भुगतान किया जाता था। ब्रिटेन के भारतीय सरकार के प्रशासनिक खर्चे। इंग्लैंड में स्थित भारत सरकार के कार्यालयों का खर्च भारत से भेजा जाता था। ब्रिटिश व्यापारियों का लाभ होता था, जिससे भारत में व्यापार से प्राप्त लाभ इंग्लैंड भेज दिया जाता था। जो भारत में व्यापार से प्राप्त लाभ था वो भी इंग्लैंड भेज दिया जाता था। और ब्याज और ऋण का भुगतान तो भेजा ही जाता था। साथ ही साथ ब्रिटेन से लिए गए ऋण का ब्याज भारत को बहुत बड़ी मात्रा में चुकाना पड़ता था। फिर है धन निकासी का आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा धन निकासी से, आइए समझते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में कमी हुई। देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी। उद्योगों का विकास रुक गया। कृषि क्षेत्र कमजोर हो गया। भारत कच्चे माल का निर्यातक और तैयार वस्तुओं का आयातक बन गया। जो कच्चा माल था वो भारत के अंदर जो छोटे छोटे अपने गृह उद्योग थे वो बंद करवा दिए गए, तो कच्चा माल था उसका भी निर्यात होता था। और जो तैयार वस्तुओं का आयात हो गया, मतलब जो अपने गृह उद्योग थे उनको उन्होंने संपूर्णतः बंद करवा दिया। कच्चा माल हमारा वहां पर जाता था इंग्लैंड, और वहीं से जो है वस्तु है हमारी वापस बनकर आती थी। जिस देश के अंदर गृह उद्योग होते हैं, मतलब छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, गृह उद्योग बहुत ज्यादा होता है, वो देश बहुत ही समृद्ध कहलाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास कोई ना कोई रोजगार होता है। चलिए इसी साथ में इसी कड़ी में हम अपना जो चौथा टॉपिक है वो है ब्रिटिश काल में भारतीय परंपरागत उद्योगों का पतन। ब्रिटिश शासन से पहले भारत कुटीर व हस्तशिल्प उद्योगों में अत्यंत समृद्ध था, परंतु अंग्रेजी नीतियों के कारण इनका पतन हो गया। अब पतन के कारण क्या थे ये देखते हैं फटाफट। आप कोई नोटबुक ले लो और इन चीजों को नोट कर लो। 10 मिनट के अंदर आपको एक चैप्टर खत्म करवा दूंगा। इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों का आयात, भारतीय उत्पादों पर भारी कर और कच्चे माल का इंग्लैंड निर्यात, भारतीय उद्योगों को सरकारी संरक्षण का अभाव। इसके परिणाम क्या हुए? कारीगर बेरोजगार हो गए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। फिर इसी चैप्टर का अपना पांचवा टॉपिक है ब्रिटिश काल से पूर्व। आप एक काम करो, आप जो अपनी पुस्तक है आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत, उस पुस्तक को लेकर बैठ जाओ और साथ साथ में इन टॉपिकों के जो नोट्स है वो मतलब नोट कर लो। महत्वपूर्ण टॉपिक। ब्रिटिश काल से पूर्व भारत के प्रमुख उद्योग कौन कौन से थे? देखिए आप, ब्रिटिश शासन से पहले भारत के अनेक
उद्योग जो है वो विकसित थे, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, धातु उद्योग, जहाज उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग। इन उद्योगों के कारण भारत को विश्व का समृद्ध औद्योगिक देश माना जाता था। अब देखिए आप, इसी चैप्टर का छठा टॉपिक, ब्रिटिश काल में कृषि पर प्रभाव। ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक भू राजस्व प्राप्त करना था। बहुत ही ज्यादा टैक्स लेना उनका जो है वह लक्ष्य था। उनका लक्ष्य देश को समृद्ध करना नहीं, बल्कि अपने देश को समृद्ध करना था। एक बार एक बहुत ही बड़े व्यक्ति हुए थे, उन्होंने कहा था कि राजा वह होता है, राजा जो है वह हेलो, टेक्निकल इश्यू है। चलिए, अपना छठा टॉपिक है ब्रिटिश काल में कृषि पर प्रभाव। ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक भू राजस्व प्राप्त करना था, इसलिए उन्होंने विभिन्न भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की, जैसे स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था सन 1793 में लागू की थी। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। इसमें जमींदार किसानों से कर वसूल कर सरकार को देते थे। भूमि पर अधिकार जमींदारों का हो गया। इसके परिणाम क्या हुए, चलिए देखते हैं। किसानों का आधिपत्य शोषण, जमींदार वर्ग का उदय, किसानों की स्थिति दयनीय। फिर दूसरी थी महलवाड़ी पद्धति। यह व्यवस्था उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में लागू की गई। गांव या महल को राजस्व की इकाई माना गया। गांव का मुखिया या जमींदार कर वसूल कर सरकार को देता था। इसके क्या परिणाम हुए, आइए देखते हैं। किसानों पर कर भारी बोझ और गांवों की आर्थिक स्थिति मित्रों बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई। तीसरा टॉपिक है रैयतवाड़ी व्यवस्था। यह व्यवस्था दक्षिणी भारत में लागू की गई। इसमें किसान जो है उनको रैयत कहते हैं। एक वो पुरुष की कविता है, उसमें एक पंक्ति है कि थारी रैयत दुख पावेला। तो रैयत जो है वो प्रजा को कहते हैं, जनता को कहते हैं, किसानों को कहते हैं। और सरकार के बीच सीधा संबंध था। किसानों को सीधे सरकार को कर देना पड़ता था। इसके भी क्या परिणाम आए, चलिए देखते हैं। कर बहुत अधिक था, किसान कर्ज में डूब गए। सातवां टॉपिक है इसी चैप्टर का मित्रों, टॉपिक नोट करते रहना, नहीं तो याद नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। भू राजस्व व्यवस्थाओं के दुष्परिणाम, चलिए देखते हैं। कृषि या व्यवसायीकरण। किसानों को नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया, जैसे कपास, नील, जूट, चाय। इससे खानदान उत्पादन कम हुआ। निर्धनता में वृद्धि। भारी कर के कारण किसान कर्जदार हो गए। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और अकाल की स्थिति बढ़ गई। ब्रिटिश काल में हस्तशिल्प कलाओं का पतन तो होना ही था। ब्रिटिश शासन की औद्योगिक नीति के कारण भारत की हस्तशिल्प कलाओं का विनाश हो गया। मुख्य कारण क्या थे, चलिए देखते हैं। मशीनों से बने सस्ते ब्रिटिश वस्त्र, भारतीय उत्पादों पर भारी कर, कच्चे माल का इंग्लैंड में निर्यात। परिणाम लाखों कारीगर बेरोजगार, कुटीर उद्योग का पतन, भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर। परीक्षा में लिखने योग्य निष्कर्ष। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो ये जो पंक्तियां हैं, लगभग 5-7 पंक्तियां लास्ट वाली, ये देख लो और मतलब आपको पूरा चैप्टर का ओवरव्यू एक बार समझ में आ जाएगा। चलिए मित्रों, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक नीतियां मुख्यतः भारत के संसाधनों के शोषण और ब्रिटेन के विकास के लिए बनाई गई थी, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और देश के किसान गरीब हो गए। अगर आप इसी पाठ के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न चाहते हैं, जिनसे 2, 3 और 5 अंक के प्रश्न हैं, तो पूरे पाठ के सुपर नोट्स रिवीजन क्लास अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर इसे नोट्स के अंदर अगर कोई त्रुटि रही हो तो आप एक बार अपनी जो पुस्तक है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत, उस पुस्तक से अपनी त्रुटि को जो है वो ठीक कर लेना। इसमें आदर्शवादी वक्तव्य मंच यूट्यूब चैनल का कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर कोई त्रुटि रहती है तो वह आप स्वयं ठीक करें। धन्यवाद।